हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजू। वेलकम टू ऑल इन माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएंगे मौलिक अधिकार के बारे में और इसके सभी प्रकार के बारे में, या फिर इसमें कितने मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान के द्वारा जो है हमें प्रदत्त किए गए, हमें दिए गए हैं, उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देरी न करते हुए सबसे पहले हम आपको बताते हैं मौलिक अधिकार क्या होता है। तो मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं दोस्तों जिसमें व्यक्ति की जितनी भी राजनीतिक अधिकार हैं या व्यक्ति के जितने भी हित हैं उसकी सुरक्षा करना, उसका संरक्षण करना। यानी हम सभी जिस क्षेत्र पर, जिस देश पर, जिस समाज पर, जहां हम लोग रह रहे हैं, जिस राज्य पर हम लोग रह रहे हैं, तो हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हमारे भी कुछ हित हैं, हमारे भी कुछ लाभ हैं और हमारे भी कुछ पॉलिटिक्स अधिकार हैं। तो उन अधिकारों को संरक्षण देना, उन अधिकारों को बचाना, उन अधिकारों को खत्म होने से, बर्बाद होने से रोकना ही मौलिक अधिकार में प्रदत्त अधिकार हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान के भाग 3 में, कहाँ, भाग 3 में, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है वर्णित है। जी हाँ, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, ये आप लिखेंगे। उसके बाद ये जो अधिकार है जिसे आप मौलिक अधिकार या मूल अधिकार भी कहते हैं, कौन सा अधिकार, मूल अधिकार। तो ये जो अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और साथ ही साथ मौलिक अधिकार जो है सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभी मैंने आपको समझाया था ना, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिक्रमण यानी कि उसका विनाश होने से और नागरिकों के अधिकारों को समाज द्वारा अतिक्रमण करने से रक्षा करना ही जो है ये दायित्व जो है राज्य पर डालता है। ठीक है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकारों को बचाना, ये सभी चीज़ों का अधिकार यदि किसी चीज़ में समाहित है तो वह है मौलिक अधिकार, जो हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है वर्णित है। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा एक लाइन और लिख लेंगे इसके बारे में। संविधान जो है, संविधान किसी भी भेदभाव से हर व्यक्ति के लिए जो है मूल अधिकार के संबंध की गारंटी करता है। यानी कि किसी भी भेदभाव से बचने के लिए हर व्यक्ति के लिए क्या दिया है? मूल अधिकार दिया है, और इसके तहत जो वो गारंटी भी देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें हर एक व्यक्ति की समानता, हर एक व्यक्ति का सम्मान, हर एक व्यक्ति का राष्ट्रहित, हर एक व्यक्ति की राष्ट्र एकता का ध्यान रखा गया है। ये सारे जो है बिंदु को आप ध्यान से पढ़ लेंगे। क्लियर है इतना? चलिए अब समझते हैं मूल अधिकार का तात्पर्य थोड़ा सा एक्स्ट्रा फॉर्म में। ठीक है, यानी कि मूल अधिकार बोलिए या मौलिक अधिकार बोलिए, तो इसका क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये भारत की राज्य व्यवस्था जो बुक है एम लक्ष्मीकांत, जो कि सिविल सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है और भी राज्य स्तर के जो प्रारंभिक या फिर मेंस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस बुक से जो है इस नोट्स को मैं आपको दे रहा हूं, जो कि हेड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, तो इसकी तैयारी आप अच्छे ढंग से करें, अपने एग्जाम में अच्छे अंक लाने के लिए इसका हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि मूल अधिकारों का तात्पर्य यानी अर्थ यानी मतलब, ठीक है, क्या होता है? राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति करना। राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति करना क्या है? मूल अधिकारों का तात्पर्य है। इसमें जो है क्या होता है, ये अधिकार देश में या देश के व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ, यानी कि अभी मैंने इसके ऊपर क्या समझाया था, सरकार द्वारा जो है ये अधिकार दिए जाते हैं जिसका दायित्व जो है राज्य के ऊपर सौंपा जाता है कि नागरिकों के जो अधिकार हैं उसको सुरक्षा दे। क्या दे? नागरिकों के अधिकारों की क्या दे? सुरक्षा दे। और ये दायित्व किसके ऊपर है? राज्य के ऊपर। ठीक है, अब मूल अधिकारों को यह नाम क्यों मिला, मतलब मूल अधिकार को मूल अधिकार ही क्यों कहा जाता है, ये समझते हैं कि आखिर इसको मूल अधिकार ही क्यों कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मूल मतलब क्या होता है ये भी हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये मूल अधिकार इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये क्या है, खुद ही जो है ये गारंटी करता है, संविधान द्वारा ये गारंटी दिया जाता है, सुरक्षा दिया जाता है, इसलिए इसका नाम मूल अधिकार है। यानी कि जो राष्ट्र के कानून के मूल सिद्धांत हैं उनकी संरक्षण करना और संरक्षण करने की जो गारंटी है ये खुद लेता है। कुल मिलाकर यदि हम कहें तो मूल का मतलब, इसीलिए जो है इसे मूल कहते हैं और इसका मतलब भी होता है, इसका कारण भी होता है व्यक्ति के
चहुमुखी विकास करना, मतलब सभी तौर से, चारों ओर से विकास करना, चाहे वो बौद्धिक स्तर हो, चाहे वो भौतिक स्तर हो, चाहे वो नैतिक स्तर हो, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर हो। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, क्लियर है इतना कि क्या था, क्या होता है मूल अधिकार, कहाँ दिया गया है ये अधिकार। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है ये अधिकार। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण किया जाता है। ये जो सरकार है, सरकार द्वारा जो संविधान है, ये इस चीज़ में जो मौलिक अधिकार का जो वर्णन किया गया है, ये दायित्व जो है राज्य को दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आपने समझा। अब चलिए समझते हैं कि मूल रूप से जो है संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। यदि हम कहें कि संविधान में अभी जो है कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आप इसका सही जवाब क्या देंगे? जी हाँ, आपने सही सोचा है, इसका सही जवाब है 6। यदि किसी बच्चे ने 7 सोचा है तो वो गलत है। तो इस चीज़ को मैं समझाता हूँ कि क्यों। तो मूल रूप से जो है दोस्तों, संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, यानी संविधान में 7 मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए थे। लेकिन जो है संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान संशोधन, जो कि 44वें संविधान संशोधन था, उसमें जो है इसको हटा लिया गया था। ठीक है, संपत्ति रखने का जो अधिकार है उसको 44वें संविधान संशोधन में हटा लिया गया था। कई ऐसे पॉइंट हैं जो कि 1 नंबर के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, और आपके सिविल सर्विस या फिर अन्य परीक्षाओं के लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके छोटे छोटे बिंदु को आप ध्यानपूर्वक जो है क्या करेंगे, अपने माइंड में संग्रह करते आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार फिलहाल जो है हम कहें तो अभी हमारे पास संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो मूल अधिकार दिए गए हैं, वो कितने हैं? 6 हैं। तो प्रॉपर तरीके से आप याद रखिएगा, 6 फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे पास अभी हैं। ठीक है, तो उनके बारे में देख लेते हैं कि ये 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो संविधान के मूल अधिकार निम्नलिखित हैं, ऐसा एक पॉइंट बनाएंगे और चलिए इसमें 6 को देखते हैं। तो सबसे पहला अधिकार जो होता है वह हमारा है समानता का अधिकार। किसका अधिकार? समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी आप लिख सकते हैं। 5वां है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और एट लास्ट जो हमारा हो जाता है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में इनका वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इसको याद करने का एक छोटा सा क्लू जो मैंने अपने एग्जाम्स के दौरान जो है अपनाया था, जैसे ये जो है पूरा सा है, ये आधा सा है और ये तलव्य सा है। ठीक है, तो देखिए ऊपर से बढ़ते हुए यानी पीछे से हम लोग जाएंगे तो पूरा सा, आधा सा और तलव्य सा जो है आप याद रखिएगा, यानी समानता, स्वतंत्रता, शोषण। तो इससे आपको याद हो जाएगा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सीक्वेंस आपको याद हो गए ना। उसके बाद धर्म, संस्कृति और संविधान, ये 3 जो हैं आपको याद रखनी है, जो कि 6 तक जो है आप इजी याद कर सकते हैं। जैसे पूरा सा, आधा सा, तलव्य सा, धर्म, संस्कृति, संविधान। पूरा सा, आधा सा, तलव्य सा, धर्म, संस्कृति, संविधान। क्लियर है? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर है? ये 6 जो सीक्वेंस में है इसको आप अच्छे तरीक़ा से याद करेंगे। अब चलिए हम आपको समझाते हैं कि अनुच्छेद को आप कैसे लर्न करेंगे। तो सबसे पहला अनुच्छेद आपको याद कर लेना है, जो कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक जो है वर्णित है। ठीक है, यानी कि इसके बीच में जो है समानता के अधिकार के जो विभिन्न अधिकार है उसको संकलित करके रखा गया है, उसका वर्णन हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो देखिए अब हमको क्या करना है, एक बार 4 प्लस करनी है और एक बार 2 प्लस करनी है, एक बार 4 प्लस करनी है और एक बार 2 प्लस करनी है। अब मैं ये क्या कह रहा हूँ, यदि आपके माइंड से बाउंस हो रहा है तो चलिए इसके डाउट को भी आपके सामने ही क्लियर कर देते हैं। लास्ट में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों? 18। यदि आप 18 में 4 ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा 22। यदि आप 22 में 2 ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 24। यदि आप 24 में 4 ऐड करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 28। यदि आप फिर इस 28 में 2 ऐड करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 30। समझ में आ रहा है ना? यानी एक बार 4 जोड़नी है, एक बार 2 जोड़ना है, एक बार 4 जोड़ना है, एक बार 2 जोड़ना है। इस तरीके से जो है आप यहाँ तक के अनुच्छेद आसानी से याद कर पाएंगे। तो 14 से 18 में 4 जोड़ा 22, तो 18 के बाद क्या होता है? 19, तो 19 से 22 के बाद क्या होता है? 23। तो अब क्या करेंगे? 23 से
22 में 2 जोड़ेंगे 24, अब यहाँ 24 में 4 जोड़ेंगे 28 होगा ना, तो 24 के बाद 25, तो 25 से 28, इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। और जो हमारा लास्ट बचता है वो हमारा है अनुच्छेद 32। अब आप सोच रहे होंगे अनुच्छेद 31 कहाँ गया? तो दोस्तों साइलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान लगाएं कि इससे पहले मैंने आपको समझाया था जो हमारा एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वो मेरा 6th में पहले आता था और जिसको अनुच्छेद 21 के तहत जो है रखा गया था, तो वो तो कैंसिल हो गया, उसको तो हटा दिया गया, ठीक है, जो 44वें संविधान संशोधन में हटाया गया था, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे अनुच्छेद 32 इस तरीका से 14, 18, ठीक है, 19 से 22, 23 से 24, 25 to 28, 29 to 30 एंड एट लास्ट 32। इस तरीका से आप आर्टिकल्स को भी याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं समानता के अधिकार को। देखिए दोस्तों, एक एक पॉइंट जो है आप ध्यान से समझते जाएंगे तो आपको एग्जाम में लिखने में किसी भी प्रकार की कोई भी तरह की परेशानी नहीं आएगी, ये मैं मानता हूँ। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। समानता का अधिकार को हम समता का अधिकार भी कहते हैं, तो आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे समता का अधिकार और इसके अनुच्छेद को भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए आगे क्या है, अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत निम्न अधिकार प्रदत्त हैं। प्रदत्त मतलब क्या होता है? प्रदान किए गए हैं। क्या होता है? प्रदान किए गए हैं। तो कौन कौन से अधिकार हैं? देखिए, यदि मैं इसको पॉइंट वाइज ना लिखता, पॉइंट वाइज ना लिखकर डायरेक्ट जो है इसे इस तरीका से, मतलब इस तरीका से कहानी लिख देता तो हो सकता है आपको समझने में कठिनाई होती, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज चीज़ों को डील किया है। अब मान लीजिए कि आप हमारे देश के नागरिक हैं, आप तो हमारे देश के नागरिक हैं ना, किसी भी क्षेत्र से हैं, भारत देश के नागरिक है, भारतीय हैं, तो संविधान के द्वारा जो आपको जो अधिकार प्राप्त है वो किसी और को भी प्राप्त, यानी भारत के नागरिक को भी प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि मुझे जो अधिकार प्राप्त है वो आपको नहीं प्राप्त है। हाँ, किसी जगह पर किसी व्यक्ति को, खास वर्ग को आरक्षण प्राप्त है तो वो बात की बात है, ठीक है, उसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक कौन कौन से समानता के अधिकार हैं। तो आप यदि व्यक्ति हो तो आपको कहाँ कहाँ समानता चाहिए? कानून में समानता चाहिए, हाँ चाहिए। इसके अलावा जाति, धर्म, लिंग, मूल, वंश, सार्वजनिक स्थान पर इस तरीके से समानता चाहिए, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि आपको जो है इस क्षेत्र पर जाने का, इस पार्क में जाने का, इस सिनेमा हॉल में जाने का, इस विद्यालय में नामांकन करवाने का, ये सब सारे चीज़ों पर जो भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए। और जो है परंतु बहुत सारे लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को कुछ अलग से भी आरक्षण दिए गए हैं। कुल मिलाकर हम कहेंगे कानून के समक्ष समानता, उसके बाद जाति, धर्म, लिंग, मूल, वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं करना ही जो है समानता के अधिकार में शामिल किया गया है। और इसके अलावा सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता है। अवसर कहने का मतलब है सार्वजनिक, किसी भी प्रकार के सार्वजनिक नियोजन होगी, सार्वजनिक कार्य होगा तो वहाँ जो है लोग जा सकते हैं, उसको जो है काम या फिर किसी प्रकार की अवसर की समानता है। परंतु जो है दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी वर्ग के लोग होते हैं जिन्हें आरक्षण प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत जैसे चीज़ों को ख़त्म करना। यदि कोई छुआछूत जैसे चीज़ों को अपनाता है या ऐसा करता है तो उसे 500 रुपये तक का दंड और 6 महीने का कैद भी दिया जा सकता है। ये समानता के अधिकार में है। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी उपाधि दी गई है, पहले तो आपको पता ना हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार जो है चला करती थी, यहाँ पे ब्रिटिश सरकारों की गवर्नेंस थी। इसके अलावा जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पे उनके ही शासक जो है यहाँ शासन व्यवस्था चलाते, तो उनकी आधार पर नीतियाँ थी। तो उन्होंने जो है उपाधि जो है, उपाधि देने का एक सिस्टम चलाया था और उन्हीं उपाधियों को जो है ख़त्म कर दिया गया समानता के अधिकार के तहत। और ये उपाधियाँ केवल शिक्षा और रक्षा के क्षेत्र में अभी भी कायम है, ये कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर समानता के अधिकार को आपने देखा, जिसमें जो है कानून की समानता। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं समानता का अधिकार मूल अधिकार के प्रथम अधिकारों में से एक है, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। इसके तहत कानून के समक्ष जो है किसी भी हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ कानूनी स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जाति, धर्म, लिंग, मूल, वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक नियोजन के अवसर में समानता और प्रत्येक नागरिकों को ये सारी चीज़ें
अवसरों की समानता, ये सारी चीज़ें जो है हमारा समता का अधिकार जो है सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ अस्पृश्यता जैसे चीज़ों को दूर करने का अधिकार भी हमें समता के अधिकार के तहत मिलता है, जिसमें हमें छुआछूत जैसे चीज़ों से हमें बचाया जाता है। इस तरीक़ा की सुरक्षा दी जाती है, संरक्षण दी जाती है, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाता है तो उसे 500 रुपये तक का दंड और जो है 6 महीने की कैद जो है उसे दिया जा सकता है। साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार के द्वारा जितनी भी प्रकार की उपाधियां की शुरुआत की गई थी या दी गई थी, उन सभी उपाधियों को जो है ख़त्म कर देने का निर्णय जो इस संविधान के इस अधिकार के तहत जो है किया गया है। और इसके अलावा जो है शिक्षा और रक्षा की उपाधि जो है आज भी बरकरार है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं यहाँ तक आपने समझा। अब चलिए मैं केवल पॉइंट को समझाऊंगा, इस तरीक़ा से आप डील कर सकते हो। मैंने एक पॉइंट को बताया है, इस तरीक़ा से आप अपने स्तर पर डील करेंगे। दूसरा हमारा था दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। यदि हम 18 में 4 जोड़ते हैं, यानी 14 to 18 इससे पहले वाला था ना, तो 18 में 4 जोड़ो 22, तो 18 से लेकर 22 जो है स्वतंत्रता का अधिकार आता है। ठीक है, अब स्वतंत्रता का अधिकार, आपको स्वतंत्रता किस किस चीज़ में चाहिए या किस किस क्षेत्र में आपको स्वतंत्रता दी गई है। सबसे पहले तो आप बोलेंगे कि हमें बोलने की आज़ादी है। किसकी आज़ादी है? बोलने की आज़ादी है। और हमें सम्मेलन करने की आज़ादी है, हमें ग्रुप बनाने की, ऑर्गेनाइजेशन, संघ बनाने की, संगठन बनाने की आज़ादी है, और हमें संचरण करने की आज़ादी, मतलब किसी भी क्षेत्र में आने जाने की आज़ादी है, और हमें किसी भी क्षेत्र में निवास करने की, किसी भी क्षेत्र कहने का मतलब हमारे भारत देश में भी जो है किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, कहीं भी अपना निवास स्थान कर सकते हैं। और दूसरा जो कि अंतिम है वो है जीवन चलाने के लिए किसी भी कार्य को हम अपना सकते हैं। ये सारी चीज़ों का अधिकार जो है स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। ठीक है, जो कि आप पहले से भी जान ही रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से उसके बाद जो है अपराधियों के लिए दोष सिद्ध करने का भी स्वतंत्रता है। उसके बाद जो है प्राण और दैहिक सुरक्षा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अनुच्छेद 21 के तहत जो है आपको प्राण और दैहिक सुरक्षा दी जाती है। यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा मंडराता है खतरा मंडराता है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी दैहिक सुरक्षा के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए आप जो है उसके ऊपर यदि वार करते हैं तो आपकी सजाएं कम हो सकती हैं। तो ये सुरक्षा जो है आपको अनुच्छेद 21 के तहत मिलता है, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में वर्णित है। क्लियर। इसके बाद जो आपको प्रारंभिक शिक्षा का स्वतंत्रता है। उसके बाद जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और उसका निरोध, बचाव की जो है सुरक्षा है, उसका संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, ये चीज़ें थी स्वतंत्रता का अधिकार। आगे चलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में। शोषण के विरुद्ध, शोषण मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के साथ शोषण करना, गलत करना, ठीक है, ही शोषण कहलाता है। उसका इस्तेमाल करना भी शोषण कहलाता है। उसका यूज़ करना भी, लाभ उठाना भी शोषण कहलाता है। गलत तरीके से लाभ उठाना, जैसे यहाँ पे 2-3 बिंदुओं को मैंने जो है नोट किया है, जैसे बाल श्रम पर रोक, बाल मजदूरी पर रोक लगाना। ठीक है, ये इस अधिकार के तहत हमें मिला है। उसके बाद कारखानों या फिर किसी भी प्रकार के फैक्ट्रीज़ पर, इंडस्ट्रीज़ पर जो है 14 वर्ष से, या फिर होटल हो गया, ठीक है, जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं वहाँ, यानी कि समझ लो कि किसी भी स्थान पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक, मतलब वे बच्चे वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक प्रकार की कोई भी शोषण किसी के ऊपर नहीं किया जाना है, किसी प्रकार से कोई दबाव नहीं किया जाना है। ये हमें शोषण के अधिकार से मिला है। यदि ये वर्ड को भी आप समझ जाते हैं ना, तो ईजिली आप इसको डील कर सकते हैं। देखिए, अब आगे की बिंदु को मैं नहीं पढ़ता हूँ, बस यहाँ बोला धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपके मन में कौन कौन से जो है डिक्शनरी के वर्ड आएंगे, जैसे धर्म को अपनाना, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, हम किसी भी धर्म के बारे में जो है गलत नहीं बोलेंगे। ये सारी चीज़ें आपके मन में आया ना, तो इन सब चीज़ों को जोड़ कर लिख दो। क्लियर है ना। यदि आप इस मुख्य बिंदु को भी याद करते हैं तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप अनुच्छेद यहाँ पे लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस टीचर की, जो टीचर आपकी कॉपी को जांच रहा है, उसका ध्यान जो अपनी ओर खींचते हैं कि सर आप जो है हमारी कॉपी को जरूर पढ़ें, हमने जो है बड़ा मेहनत से इस कॉपी को लिखा है। कहने का मतलब है कि ये जो है एक नया छाप छोड़ेगा, टीचर को मजबूर करेगा आपकी कॉपी को पढ़ने में। और यदि आपने टीचर को मजबूर कर दिया अपनी कॉपी को पढ़ने में, तो समझ जाइए कि टीचर आपकी कॉपी के लिखने का ढंग से जो है खुश हुआ है और अच्छे अंक भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन हमें देखने को मिलता है, जिसके अनुसार नागरिकों को कौन कौन से अधिकार हैं। सबसे पहला, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार
अधिकार, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार। दूसरा, किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, ये अधिकार। उसके बाद किसी विशिष्ट धार्मिक करों की स्वतंत्रता। इसके बाद किसी भी बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान या धार्मिक शिक्षा या उपासना में स्वतंत्रता, मतलब बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर जो है इनके पढ़ाई वगैरह होते हैं। ठीक है, किसके पढ़ाई? धार्मिक शिक्षा या उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है, क्लियर है इतना? अगला हम पढ़ेंगे, अगला हम जानेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये जो है हमारा 5th नंबर है, जो कि मूल अधिकारों में से एक है। तो 5वां में क्या है? अपनी संस्कृति को बचाए रखना, और हर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा संस्थानों के स्थापना का अधिकार है। ये सारी चीज़ों का आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे कभी संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, देखिए, कहने का मतलब है कि संवैधानिक उपचारों का उपचार किसका करते हैं? इलाज किसका करते हैं? जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या लड़खड़ाता है तो उसका इलाज करते हैं। ठीक है, यानी कि जब कोई अढंगा सा चीज़ जो है आपके सामने देखने को मिलता है, जो पहले नॉर्मल था और उसमें कुछ किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस आती है, चाहे चोटिल तरीका से आए चाहे किसी तरीका से आए, तो उपचार किया जाता है। लेकिन यहाँ पे संवैधानिक मतलब संविधान का उपचार क्यों? तो इस वर्ड से आपने क्या समझा? इस वर्ड से आप समझेंगे कि किसी भी प्रकार से मूल अधिकार जितने भी प्रकार के लोगों को दिया गए हैं, जैसे ऊपर के भी 5 अधिकार जो आपने पढ़ा, यदि इन अधिकारों का दोहन होता है, इन अधिकारों का विनाश होता है, या फिर इन अधिकारों का क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से गिरावट होती है, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि हनन होता है, तो हम जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत जो है अधिकार प्राप्त है। मतलब कि ये एक ऐसा अधिकार है जो मूल अधिकारों को संरक्षण देता है, ये मूल अधिकारों के हनन पर जो है रोक लगाता है, अतिक्रमण पर रोक लगाता है, और यही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत 5 अधिकार हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। बहुत ईजी है दोस्तों, बस पॉइंट को याद रखिए, बस इसको याद रखिए। मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष मतलब प्रस्तुत करना, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब शरीर को प्रस्तुत करना। आदमी जो है, बंदी कौन है? जो गिरफ्तार है, तो गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करना ही बंदी प्रत्यक्षीकरण है, और यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यदि न्यायालय इसको ऐसा लगेगा कि जो व्यक्ति हमारे सामने पेश किया गया वो गलत नहीं है, तो उसको जो है वो छोड़ सकता है। ठीक है, या छोड़ने के आदेश दे सकता है। ये है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है दोस्तों परमादेश। यहाँ पे अगर इस वर्ड को तोड़ते हैं तो क्या है? परम आदेश मतलब बहुत बड़ा आदेश, ठीक है, सर्वोच्च आदेश। ठीक है, तो यह एक आदेश है, और यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, कौन? सार्वजनिक पदाधिकारी या अधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो क्या किया जाता है? इस परिस्थिति में उसके ऊपर किसी रूप से आदेश जारी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध क्या होता है? जब कोई निचला अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित करने की कोशिश करता है और किसी भी मुकदमे की सुनवाई करता है, तो ऊपर की अदालत उसे प्रतिषेध लेखा जारी करती है। ठीक है, जैसे समझते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ 3 जो हैं क्या हैं? कोर्ट हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, जिसे आप सिविल कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद जो है हाई कोर्ट, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो तीनों हैं, यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर किसी केस को लड़ें और इससे आप सफल नहीं हुए, या आपने जो है आपको ये संतुष्ट नहीं हुआ, या फिर गलत तरीका से डिसीजन हो गया बाय द वे किसी कारण से, तो आप इसके ऊपर जा सकते हैं, और फिर यहाँ से आप संतुष्ट हैं तो इसके ऊपर जा सकते हैं। और इसने यदि किसी प्रकार से कोई सूचना या फिर किसी प्रकार से निर्णय ले लिया, तो इसके अंडर के जो न्यायालय हैं, इसके अंडर के जो न्यायालय हैं, वे जो हैं कुछ नहीं कर सकते हैं। यही है प्रतिषेध लेख जारी करना। ठीक है, अगला है अधिकार परीक्षा, यानी कि यहाँ पे अधिकार परीक्षा में हम देखेंगे जब भी न्यायालय को ये लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर है जिस पर उसका कोई हक नहीं है, जिस पर उसका अधिकार नहीं है, तो उससे अधिकार परीक्षा आदेश जारी करते उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या अधिकार है कि तुम इस पद पर जो है बने हुए हो, जो कि तुम्हारा अधिकार या कानूनी रूप से तुम्हारा यहाँ पे किसी प्रकार से कोई वैल्यू या फिर अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अधिकार परीक्षा।
आदेश जारी करना। उसके बाद है दोस्तों उत्प्रेषण रीट। अब यहाँ पर रीट जो समझ रहे हैं, जो ऊपर से जो आपने देखा सबके सभी रीट थे। जब अदालत में जाते हैं आप, किसी प्रकार से मूल अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय द्वारा जो आपको रीट जो है प्रदान किया जाता है। ये रीट जो है, ये 5 रीट थे, ठीक है, जो अभी आपने ऊपर से पढ़ते आया, बंदी प्रत्यक्षीकरण से लेकर अभी तक जो आपने पढ़ा, तो उसी प्रकार से उत्प्रेषण भी एक रीट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कभी कोई सरकारी अधिकारी बिना किसी अधिकार के बहुत सारे काम करने लगता है, ठीक है, तो न्यायालय जो है उसके सामने जितने भी मामले होते हैं उसको उससे ले लेती है। क्या करती है, जब भी किसी कोई अधिकारी अपने रूप से, अपने तरीके से काम करेगा, बिना किसी समझबूझ के काम करेगा, अपना मन से काम करेगा, मन मुताबिक काम करेगा, तो न्यायालय क्या करती है, उसके पास जितने भी मामले हैं उन सभी मामलों को क्या कर लेती है, ले लेती है और किसी दूसरे अदालत को या किसी दूसरे अधिकारी को क्या करती है, दे देती है। यही है उत्प्रेषण रीट। तो इस तरीका से जो है दोस्तों आपने पढ़ा मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 अधिकारों को आपने पढ़ा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और लास्ट आपने पढ़ा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आपने 5 और अधिकार पढ़े, 5 और रीट पढ़े। तो इस तरीका से ये टॉपिक यहीं पे समाप्त हो जाता है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छे तरीके से अपने पेपर लिखें, यही मैं कामना करता हूं, और इसी कामना के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करता हूं। परंतु दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो इसी प्रकार की और भी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे न्यू वीडियोज़ को तुरंत देखने के लिए जो है आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।